साइंस का एग्जाम ना टफ नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है। और कुछ क्वेश्चंस इतने ज़्यादा ट्रिकी होते हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स फंसते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स उन ट्रिकी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करके अपने पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं। तो हाय एवरीवन, आई एम नीरज, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साइंस के एग्जाम में बेहतर स्कोर कैसे करके आए, कैसे हम अपने साइंस के पेपर को बेहतरीन तरीके से फोड़ के आएंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, किसी का अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, हम एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखेंगे, कैसे अपना प्रेजेंटेशन रखेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, तो इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए भाई, आप कहेंगे कि भैया आप लोग ऐसा क्यों कह सकते हैं, तो हम लोगों को एक्सपीरियंस हो चुका है, हम लोग 3 से 4 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, जिसकी वजह से हम आपको ये चीजें बता पा रहे हैं। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं कि भाई साइंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो है वो क्या होने वाली हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा बाद में ध्यान दीजिए, थोड़ा ये देखिएगा उन बच्चों के लिए जिनका अभी तक सिलेबस कवर नहीं हुआ है। भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका अभी तक भी सिलेबस कवर नहीं हुआ है, तो उनके लिए क्या करना है, उन्हें भाई वन शॉट और नोट्स जो है, वन शॉट वीडियो और नोट्स जो है उनसे बचना है। मैं कहता हूं भाई, कोई भी आपको ये कहता नहीं मिलेगा कि आप वन शॉट वीडियो मत देखिए, मैराथन आप मत लीजिए। मैं आपको वन शॉट वीडियो जो है उसके लिए सजेस्ट करूंगा। वन शॉट वीडियो और नोट्स केवल उन छात्रों के लिए जिनका सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है। जिनका भी सिलेबस भाई पूरा नहीं हुआ है वो केवल और केवल वन शॉट और अपने हैंड रिटन नोट्स से पढ़ाई करेगा। और यदि आपका कोई एक आध टॉपिक छूटा, जैसे मान लीजिए आपका टॉपिक छूटा हुआ है जैव प्रक्रम, तो जैव प्रक्रम आपका अगर टॉपिक छूटा हुआ है भाई, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पर जाके आप कोई मैराथन ले सकते हैं। दूसरे टॉपिक की हम बात करते हैं, हमारा अवॉइड मैराथन। कोई भी आपको ये कहता हुआ नहीं मिलेगा कि भाई आपको मैराथन को अवॉइड करना है। सभी लोग बोलेंगे अगर आपने इन क्लासेस को कर लिया, इन मैराथन को कर लिया, तो आपका पूरा पेपर यहीं से फंसने वाला है। लेकिन मैं आपको मैराथन के लिए बिल्कुल ही मना करूंगा कि आपको, अगर आपका सिलेबस पूरा कवर नहीं हुआ है तो आपको मैराथन नहीं लेना है। और मैराथन आपकी वो वाली जो आपकी 7 से 8 घंटे की मैराथन होती है, इनको तो आपको छूना ही नहीं। क्या होता है ना कि आप किसी एक टीचर से तो पढ़ते नहीं है, आपको जो मैराथन चलती हुई दिखी, जहां पर आपको दिखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से फंसेगा, ऐसे वर्ड जहां पे आपको आ जाते हैं, आप उसी मैराथन के ऊपर चले जाते हैं और भाई आप वहां पे केवल और केवल अपना समय बर्बाद करते हैं, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं करते हैं। इसके बाद आ जाइए एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज। अगर आपको साइंस के अंदर फुल में से फुल मार्क्स प्राप्त करने हैं तो उसके लिए भाई आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आपको बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि आपका पूरा एग्जाम एनसीईआरटी के ऊपर ही बनता है। एनसीईआरटी के ऊपर आपके सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो वहां से आपको मिल जाता है भाई पूरा। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आज ही जाके अपने चैप्टर वाइज एनसीईआरटी क्वेश्चंस करना शुरू कर दो। और हमारा लास्ट पॉइंट होता है सॉल्व वन मॉडल पेपर। आपको एग्जाम से पहले कम से कम एक मॉडल पेपर सॉल्व करके जरूर जाना है। जैसे हमारे एमपी बोर्ड अपना मॉडल पेपर जारी करता है, तो एटलीस्ट आप वो मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करके जाइएगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि एक दिन पहले उस मॉडल पेपर को सॉल्व मत करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मॉडल पेपर ज्यादा हार्ड हो जाता है, जिससे आपको उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ पाता है, जिस कारण आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए मॉडल पेपर को आप एक दिन पहले यूज ना करके, एक दिन पहले सॉल्व ना करके भाई 1-2 दिन पहले सॉल्व कर लेना, और लेकिन एक मॉडल पेपर जरूर आप लगा के जाना एग्जाम के अंदर। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा आगे, जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। तो भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए क्या है ना भाई, कि हमारे पास बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं, बहुत ज्यादा कॉल्स आते हैं कि भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। और आप लोगों का भी फिलहाल ही में आज के दिन ही आपका सोशल साइंस का पेपर हुआ है, और उसमें कुछ बच्चे बहुत ज्यादा निराश हैं और कुछ बच्चे तो उत्साहित हैं। तो जो बच्चे निराश हुए हैं, जिनका पेपर अच्छा गया नहीं गया, भाई भूल जाओ सब। अगर पेपर आपका अच्छा गया तो भी बढ़िया, और यदि पेपर आपका बुरा गया तो भाई उसका बदला लेंगे हम साइंस के एग्जाम में। और साइंस का एग्जाम हमारा पूरा बदला लेने वाला एग्जाम होगा, क्योंकि ये आपका लास्ट एग्जाम होगा। तो सभी के लिए अगर आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा, कर्तव्य कोचिंग इंस्टीट्यूट से। वहाँ आपको प्रत्येक चैप्टर वाइज आपको इंपोर्टेंट टॉपिक्स दे दिए जाएंगे। उसके बाद आ जाइए हम बात करते हैं थोड़ी सी और टिप्स की, कि भाई ये हमारा पेपर प्रेजेंटेशन की टिप्स होती है कि हम पेपर को प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं अपनी कॉपी के ऊपर। पेपर मिलते ही आपको क्या करना है, तो आप कहेंगे भैया हमें पेपर मिलता है तो सबसे पहले हम भगवान को याद कर लेते हैं और उसके बाद पेपर लिखना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही आपको पेपर मिलता है तो आप करते क्या है कि आपने सीधा सा पेपर देखा, सीधा ऑब्जेक्टिव सोचने ले, ए का बी, दूसरे का सी। तो ये बेटा गलती आपको पेपर के अंदर बिल्कुल भी नहीं करके आनी है। सबसे पहले आपको पूरे पेपर को पढ़ना, और पूरे पेपर को पढ़ते आपको सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि डिफाइन द क्वेश्चन। पूरे पेपर को आप जब पढ़ेंगे, और पूरे पेपर में आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको सिंपल मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे, नॉर्मल मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चन आपको हार्ड मिलने वाले हैं।
तो आप क्या करेंगे कि भाई पहले तीनों प्रकार के क्वेश्चंस को डिफाइन कर लेंगे। कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे पढ़ते हुए सीधा आंसर बन रहा है, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ बट मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं कर फेस नहीं करना पड़ रहा है, और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे बहुत ज्यादा हार्ड लग रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो आपके हार्ड वाले क्वेश्चंस हैं, इन हार्ड वाले क्वेश्चंस को आप गोला कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे, जैसे कि आपको पता चल जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड है, इसमें मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसको मैं लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा। दूसरे नंबर पॉइंट की बात करते हैं कि सर्कल द हार्ड, तो ये पहले ही मैं बता दिया हूँ कि सर्कल हमें कर लेना हार्ड क्वेश्चंस को। और बात करते हैं लॉन्ग आंसर लिखने के, पहले हमें क्या करना है, तो भाई लॉन्ग आंसर जब भी आप लिखते हैं, लॉन्ग आंसर को जब भी आप अपनी कॉपी के ऊपर लिखते हैं, तो उससे पहले आपको क्या करना कि कॉपी का जो लास्ट का पेज होता है वहां पे आपको लिख देना RUG। कॉपी का जो लास्ट का पेज होता है उसके ऊपर आपको लिखना है भाई रफ, और रफ के अंदर जो भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो भी आपका लेंथी क्वेश्चन होता है, उसको एक बार ही आपको सोच लेना ब्रेन में। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी जो है फिजिक्स के अंदर आपको जनरेटर पूछ लिया, फिजिक्स के अंदर कोई भी आपका चैप्टर विद्युत से आ गया, आपका चुंबकीय प्रभाव से आ गया, तो आपको क्या करना है कि भाई चुंबकीय प्रभाव के बारे में पहला थोड़ा सा सोच लेना, और जो रफ वर्क है इसके ऊपर ऐसे पॉइंट डाल के कुछ नोट्स लिख लेना कि भाई इसका आंसर हमें ऐसे लिखना है, इन पॉइंट्स के ऊपर लिखना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप करेंगे क्या कि भाई कुछ अपना लिखा, थोड़ा समय लिखने के बाद आपको याद आ गया कि नहीं भैया ये तो मैंने यार गलत लिख दिया, आप उसको कट कर देंगे। ये फेस प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बायो के अंदर जाती है, तो ये आप बायो और फिजिक्स दोनों के अंदर ये यूज कर लेना कि जब भी आप लॉन्ग आंसर लिखें तो लॉन्ग आंसर लिखने के पहले के बाद उसे रफ वर्क में लिखिए। अब आप कहेंगे भैया कॉपी में हमें रफ वर्क करने तो मिलता नहीं है, तो जो कॉपी का लास्ट का पेज होता है, आपका लास्ट के पेज के ऊपर अगर आपने लिख दिया रफ, तो फिर कोई भी टीचर उसे गलत नहीं कर सकता, क्योंकि टीचर को इससे मतलब नहीं होता है कि आपने लास्ट पेज पर क्या लिखा है, आपने रफ वर्क में क्या लिखा है। आप रफ वर्क कॉपी के अंदर करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पे कि जो शॉर्ट आंसर होते हैं, जो आपके 1 नंबर और 2 नंबर वाले आंसर होते हैं, उनको लिखने का सबसे बढ़िया तरीका कैसा है कि हम अगर 2 नंबर का प्रश्न लिख रहे हैं, हम अगर 3 नंबर का प्रश्न लिख रहे हैं, तो हमें पूरे से में से पूरे मार्क्स हमें कैसे मिलेंगे। तो उसके लिए सबसे बढ़िया होता है आप यूज अंडरलाइन टेक्निक कर सकते हैं। अंडरलाइन टेक्निक का यूज आप वैसे कर सकते हैं। अंडरलाइन टेक्निक क्या होती है, जैसे आपने कहीं पे लिखा कि जो है दूरदृष्टि दोष कैसे होता है, दूरदृष्टि दोष होने का आपको कारण बताना है कि क्या होता है, उसका आपको दोष बताना है क्या होता है, तो सीधा सा आप लिखेंगे भाई दूरदृष्टि दोष। जो भी 10वीं में है उनको पता होगा कि दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो जो भी उसका आंसर होता है कि भाई दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि पास की वस्तुएं नहीं दिखती हैं और दूर की वस्तुएं आसानी से दिखती हैं। तो इस पे अगर आप पेंसिल से अंडर मार्क कर देते हैं, पेंसिल से या पेन से आप अंडरलाइन यदि इसके नीचे कर देते हैं, तो एग्जामिनर जो होता है, आपका जो कॉपी चेक करने वाला टीचर होता है, उसकी डायरेक्ट नजर आपके अंडरलाइन वर्ड के ऊपर जाएगी। और यदि अंडरलाइन वर्ड आपने लगा रखा है, उसमें अंडरलाइन लगा रखी है, तो आपको केवल वो वर्ड चेक करेगा और आपको फुल में से फुल मार्क्स दे के जाएगा। क्योंकि टीचर जितना कम समय आपकी कॉपी के ऊपर लेगा, उतने नंबर अच्छे आपको दे के जाएगा। क्योंकि मुझे भी 3 से 4 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए, और मैं भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स के संपर्क में रह चुका हूँ जो कॉपियाँ चेक करते हैं, जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं। तो इन चीज की मुझे जानकारी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर न्यूमेरिकल से कोई क्वेश्चन आता है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमें कौन कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल रखना होता है। तो भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाता है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सबसे पहले आपको लिखना क्या है, जो चीज आपको दी हुई है आपको वो लिखना है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है आपका विद्युत धारा से पूछा गया है, उसमें आपको आई का मान दे दिया। विद्युत धारा से कोई क्वेश्चन पूछा गया हो और उसमें दिया गया है आई का मान, तो भाई आपको लिखना है कि आई बराबर क्या होगा। उसके बाद आप उसका फॉर्मूला अगर यूज करते हैं, तो उसके बाद आपको फॉर्मूला कॉपी के अंदर लिखना है। तो सबसे पहले आपको जो वैल्यू दी गई है वो लिखनी है, और उसके बाद आपको उसका फॉर्मूला लिखना है। 2 चीजें आपको न्यूमेरिकल के साथ लिखनी है। और तीसरी चीज यूनिट लिखना कभी मत भूलना भाई, यूनिट लिखना कभी मत भूलना। जब भी आप न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस को पढ़ते हो, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको यूनिट मिल जाती है कि आपकी यूनिट कौन सी होगी, सेंटीमीटर होगी, मीटर होगी, या फिर न्यूटन होगी। तो भाई ये यूनिट्स आपको जब मिल जाती हैं, तो इनको आप पहले ही टिक कर लेना कि मुझे इस क्वेश्चन में ये यूनिट याद रखनी है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करके जब आप आंसर लिखते हैं ना, तो ये यूनिट से भूलने का सबसे ज्यादा खतरा होता है, और अधिकतर बच्चे इसे भूल के आते हैं और फिर कहते हैं कि भैया वो मेरे से सिली मिस्टेक हो गई है। तो इन यूनिट्स को आपको पहले से ही अंडरलाइन करके रख लेना कि भैया जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो ये यूनिट मुझे जरूर लिखनी है। ऐसा भाई मेरे साथ हुआ था, मैथ के पेपर में हुआ था, और मैं खुद भुगता हुआ बैठे हूँ, इसलिए मैंने आपको ये चीज जरूर बताई है कि इसके ऊपर आप जरूर ध्यान दे लेना। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा फाइनल टिप्स की, कि भाई फाइनल टिप्स हमारी क्या होने वाली है। आप बायो के आंसर लिखते हैं तो उसको आप कैसे लिखेंगे, अब फिजिक्स के आंसर लिखते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे, आंसर लिखने का बेस्ट मेथड क्या होना चाहिए।
तो यदि आप भाई बायो का आंसर लिखते हैं तो बायो का आंसर मैंने पहले ही बताया है कि बहुत बार इसमें भी बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, आप सोचते कुछ और हैं, आपको लिखना कुछ और होता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, ताकि आपकी कॉपी बार बार कट ना हो, आप आंसर को बार बार कट ना करें, इसके लिए आपको रफ वर्क में जाके पहले उसके पॉइंट सोच लेने। जैसे आप जैव प्रक्रम में जाते हैं और जैव प्रक्रम में आपको कोई आंसर लिखना है, तो जैव प्रक्रम के अंदर आप कोई भी आंसर जब लिखेंगे तो उसका एक साइड में जाके रफ वर्क में आप उसका पॉइंट बना लेना, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी, ऐसे आप पॉइंट बना के लिख लेना और उसको पॉइंट सोच लेना दिमाग में कि भैया मुझे इन इन पॉइंट के ऊपर लिखना है। जितनी कम आपकी कॉपी कटी रहेगी, जितना साफ सुथरा आपने लिखा हुआ होगा, उतने एग्जाम में नंबर अच्छे आने की संभावना आपकी हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री में। तो भाई केमिस्ट्री की जो रिएक्शन है, जैसे पहले ही चैप्टर के अंदर और सेकंड चैप्टर के अंदर आपको जो रिएक्शन को देखने को मिलती हैं, उन रिएक्शंस को हमेशा बैलेंस्ड करके लिखना। ये नहीं है कि आप बैलेंस नहीं करेंगे तो मार्क्स काट लिए जाएंगे, बट कोई कोई टीचर मार्क्स काट लेता है, तो बैलेंस करके ही प्रत्येक रिएक्शन को आप लिखना, उससे आपके एक भी नंबर कटने के चांस जो है नहीं बचते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है कि प्रत्येक आंसर में ये लाइन तो आप जानती हैं कि प्रत्येक आंसर के बीच में आपको 2 से 3 लाइन छोड़नी है, जिससे आपके आंसर से अलग अलग समझ में आए कि हाँ भैया ये क्वेश्चन अलग लिखा है, ये आंसर अलग लिखा है। तो ये चीजें आपको अपनी कॉपी लिखते समय बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है, जिससे आपकी कॉपी बहुत ज्यादा साफ और सुथरी दिखेगी। अब हम बात करते हैं कि होली स्पेशल हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तो होली स्पेशल हम आपके लिए ले आए हैं 21 मार्च को जो आपका एग्जाम होने वाला है। 21 मार्च है जो एग्जाम होने वाला है, 21 मार्च के लिए हम लेकर आए हैं कुछ आपके लिए क्लासेस। जो क्लासेस का शेड्यूल आपका ये रहा, ये 21 मार्च को जो आपका साइंस का एग्जाम होने वाला है, तो साइंस का एग्जाम जो 21 मार्च को होगा उसके लिए ये शेड्यूल हम फॉलो करने वाले हैं। तो जिन भी भाई को पूरा रिवीजन करना है, जिनको क्लासेस से पूरा रिवीजन करना है, तो वो ये क्लासेस हमारी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें 15 तारीख को हम चैप्टर 1 से 4 ये भाई 2 स्लॉट में होगा। एक स्लॉट हमारा मॉर्निंग वाला होगा और एक स्लॉट हमारा इवनिंग वाला होगा। प्रत्येक क्लास हमारी 2 स्लॉट के अंदर होने वाली है। एक स्लॉट हम इवनिंग में रखेंगे और दूसरा स्लॉट हम मॉर्निंग में रखेंगे। पहले स्लॉट में 2 चैप्टर, दूसरे स्लॉट में 2 चैप्टर, यही हम 16 तारीख को अपनाएंगे। फिर हम 17 तारीख को करेंगे भाई फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 और उसी की न्यूमेरिकल ठीक अलग से क्लास ली जाएगी। 18 तारीख को होगा चैप्टर नंबर 10 और डायग्राम बायो का होगा इसके साथ साथ। और 19 तारीख को चैप्टर 11 से 13 और बचेगा, आप बोलेंगे भैया 20 तारीख को क्या होगा, तो 20 तारीख को आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट करवा दिए जाएंगे। तो भाई जुड़ना ना भूले हमारी क्लासेस से ऐसे ही, क्योंकि आपका अब एग्जाम में उतना ज्यादा आपके पास समय बचा नहीं है कि भैया एक दिन में हम एक ही चीज करें, और आप लोग भी नहीं चाहते कि भैया ऐसा कुछ करवाएं कि हमारा एग्जाम छूट जाए। तो इन क्लासेस को जरूर से आप अटेम्प्ट कर लेना। और जो मैंने आपको टिप्स बताई है, जो फाइनल टिप्स मैंने आपको दी, यदि आप उनको याद रखते हैं तो भाई आपको एग्जाम में 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आप बोलेंगे भैया 95 प्लस कैसे, हमारा 75 का तो एग्जाम ही होता है, पर 95 प्लस कैसे, तो भैया विथ आपका प्रैक्टिकल हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल आप लोग पहले ही दे चुके हैं। और प्रैक्टिकल में अप्रोक्स बच्चों के नंबर जो है 28 तो नहीं कहूंगा, क्योंकि 25 है, तो आपका कितना होगा भाई, आपका 2 से 3 नंबर ही प्रैक्टिकल में करते हैं, तो वो स्कोर हम यहाँ पे कवर करने वाले। तो इन टिप्स को आप जरूर से फॉलो कीजिएगा। और हाँ, आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आपका स्कोर कितना होने वाला है, आप कितना लाने की सोच रहे हैं। कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि कितना आपका स्कोर होने वाला है और कैसे आप कौन सी टेक्निक का यूज करेंगे। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में।